वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड लेक्चर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंट्रोडक्टरी है ना चीज़ें देखी थी। हमारा सेशन जैसे स्टार्ट ही हुआ है, तो हमने बस ये देखा था कि किस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा। उसका मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, और किस स्पेस में हम चलेंगे और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ही हमने क्यों लिया है, वो सारी बातें हमने पहले वीडियो में की थी। तो इसी का बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये मैंने डेमो लेक्चर्स इसलिए किए हैं कि आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो एक रफ आइडिया लग जाए कि बेसिकली हम अपना कोर्स को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा, ये एक बहुत ही, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, बहुत ही आइसोलेटेड सा टॉपिक है, मतलब इसका किसी और टॉपिक से रिलेशन है नहीं। तो अगर इन केस आपका ये टॉपिक मिस भी होता है तो आप बाकी के क्वेश्चंस को बिना इसके डिस्टर्बेंस के मतलब पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर होता है, तो उसका लिंक इनऑर्गेनिक में भी आता है, उसका ऑर्गेनिक में भी आता है। तो इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं ली कि मैं सिर्फ आपको 2 या 3 वीडियो सिर्फ एज अ डेमो के लेक्चर्स के दूँ, और बाद में जब हमारी मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हो तो आप उसमें उसको लिंक ना कर पाओ। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बताया है कि आपके सॉलिड स्टेट से नेट का एग्जाम हो, आईआईटी जैम का हो, एमपीपीएससी का हो, 1 से 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे ही आएंगे आपके, है ना। तो बहुत इजी, हाई स्कोरिंग, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ चीज़ें विजुलाइज करनी है, डेटा याद रखने हैं आपको, और आप इसमें आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें जनरली हमसे मोस्टली 99% केसेस में आंसर बन जाते हैं, सीधे थ्योरेटिकल फैक्चुअल बेस्ड सवाल आते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिस्कस किए थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और उन दोनों के बीच का अंतर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए। देखिए मेरे पास प्रिंटेड नोट्स भी हैं, मेरे पास बने बनाए नोट्स भी हैं, पर मैं चाहता हूँ कि जितना आप लिख लिख के देखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आपके जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे वो ज़्यादा वेटेज रखेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके प्रिंटेड नोट्स के, या जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, रेगुलर कोर्स में हमारे जो बच्चे होते हैं उनको मैं प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, है ना। पीडीएफ मतलब एक बुकलेट फॉर्म में रहता है पूरा का पूरा, वर्क बुक जिसे बेसिकली हम कहते हैं। मैंने शायद आपको पहले कहीं उसका एक दिखाया भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक सैम्पल बता दूंगा। वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, बट वो सिर्फ एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, उसके लिए आपके खुद के प्रिपेयर किए गए जो नोट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो मेरा ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन है, सजेशन है, जो भी कह लीजिए, राय है, वो यही कि आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो मेरे लिए देखिए आसान था कि मैं डायरेक्टली अपने उस वर्कबुक से, स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली जो है ना पॉइंट्स वाइज जैसे स्लाइड में होता है ना, पूरे की पूरी चीज़ें होती है और हमको सिर्फ समझाना रहता है, मेरे लिए वो बहुत आसान है, क्योंकि बस मेरे को सॉलिड्स लिखे होंगे और मुझे बस आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि आप जब एक एक चीज़ खुद लिखोगे, बेटा देखो लिखने की ना अपनी एक महत्ता होती है, अपनी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। आप डिजिटली जो काम करते हो, है ना, मोबाइल में, लैपटॉप में, वो हमारे माइंड को उतना ट्रिगर नहीं करता है, तो थोड़ा बेटा साइकोलॉजी से भी काम करना होता है। आप जब नोट्स बनाते हो, जब आप खुद हाथ से लिखते हो एक एक चीज़, तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा देर तक परसीव करती है, ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती है ना। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको एक एक चीज़ लिखवाऊँ, एक एक डेरिवेशन करवाऊँ, एक एक मैकेनिज्म समझाऊँ, और वो आप लिखो। हालांकि उसके सप्लीमेंट के लिए हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन है ना पूरा का पूरा हमारा कोर्स ऐसे ही चलेगा कि मैं आपको एक एक चीज़ लिखवाऊंगा, ताकि आप एक एक चीज़ मेरे साथ लिखो। मेरी मेहनत बढ़ेगी, क्योंकि मुझे वही चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी, अगला बैच जब पढ़ाऊंगा तो फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो विद दिस नोट वी कंटिन्यू बेसिकली अवर सेशन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कल हमने सॉलिड्स के टाइप देखे थे, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप के होते हैं। देखिए, तो क्या करिए आप पहले सबसे ना लैंडस्केप में, लैंडस्केप समझते हो ना, है ना, हॉरिजॉन्टल, उसमें एक कॉलम मतलब एक टेबल बना लीजिए। अब टेबल की हेडिंग देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम है ना आदत से मजबूत सीरियल नंबर ही डालते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट आएगा आपका सेकंड। उसमें मैं इसको थोड़ा सा ना उसमें बना लेता हूँ ताकि मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा नहीं बिगड़े। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर आपको इसमें लिखने पड़ेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपको ये बताना पड़ेगा कि उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा उसके बीच में लगने वाली FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन सी है। फिर आपको लिखना पड़ेगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, या फिजिकल प्रॉपर्टी ही डाल लें, केमिकल प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट में इसका क्या होगा, आपका एग्जाम्पल्स। तो ये आपके बनेंगे, ठीक है। तो
मैं चाहूँ तो आप इसे कॉलम में डिवाइड कर सकते हो, वरना ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। स्टार्ट करें। तो देखिए 4 टाइप के आपके सॉलिड्स होते हैं। पहला, दूसरा, थोड़ा सा अच्छे से गैप दे के कर लीजिए ताकि आपको है ना हौच पौच नहीं हो। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका जिसे हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। दूसरे होते हैं जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। तीसरे जो होते हैं जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, सब समझ में आएगा, है ना, परेशान नहीं हुई ये बिल्कुल भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और चौथा जो होता है वो होता है उसमें आपका मेटेलिक सॉलिड्स। तो 4 होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स। अब आपको इनकी क्या बताना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब वो फंडामेंटल पार्टिकल जिससे मिलके ये बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो आप नाम से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? तो आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आपके एटम्स, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? एटम्स ही बनाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स। और मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा? अब प्लीज़ भगवान के लिए, मुझे पता है आप लोगों ने मेटल बोला होगा, तो बेटा मेटल जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है, मेटल तो सॉलिड है। हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड का फंडामेंटल पार्टिकल जिससे वो बना हुआ है, तो वो भी क्या है? एटम ही है। तो मुझे ये बता सकते हो कि अगर कोवेलेंट सॉलिड का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है और मेटेलिक सॉलिड का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर होगा इन दोनों में? तो इन दोनों में ये अंतर है कि जो कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स होते हैं ना, ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, जबकि मेटेलिक सॉलिड में ये गारंटीड है कि ये एलिमेंट्स ये क्या होने चाहिए आपके? सेम एलिमेंट्स के होने चाहिए। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं हो सकते। मेटल्स आर कंपोज टू बी ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना। अभी जब मैं इसके एग्जांपल दूंगा तब आपको उसको और अच्छे से समझ में आएगा। बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो आयनिक सॉलिड में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो दो आयंस के बीच में जो लगने वाली फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सी फोर्स होगी इन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट सॉलिड के बीच में क्या होगी? तो कोवेलेंट नाम ही समझ में आ रहा है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जिसमें लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी आपकी? कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो बेटा यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। क्या? अब आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल में लगने वाली दो फोर्सेस होती है, एक होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी होती है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो नॉन पोलर में लगती है वो होती है वॉन्डर वॉल फोर्सेस, या इसे हम क्या नाम दे देते हैं? लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। दिख रहा है आई थिंक आपको, थोड़ा सा है ना, मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। डाइपोल तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर। तो पोलर में दो टाइप की फोर्सेस होंगी, एक होगी डाइपोल डाइपोल और एक होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नॉन पोलर में क्या होगी? कौन सी फोर्स? केवल वंडर वॉल फोर्सेस। बेसिकली क्या होती है? बहुत वीक फोर्सेस होती है ना। तो इनका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r6। मतलब ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे लगती हैं। जैसे डिस्टेंस थोड़ा बहुत भी बढ़ाओगे ये फोर्स क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। और मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा? तो मेटेलिक सॉलिड में आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? वो तो अच्छा एटम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो हम क्या कहते हैं? कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हमारा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, कोई बात नहीं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की सबसे पहले क्या बात करेंगे? तो आप मुझे बता सकते हो कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं? क्या होते हैं? हाँ, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो मुझे पता है बहुत से लोगों ने बोला होगा कि आयंस होते हैं इसमें, तो आयंस तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गलत बात। आप एक बार बताओ, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक सॉलिड का, जैसे NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्या NaCl को छूते हो तो झटका पड़ता है? क्या करंट लगता है NaCl को छूने से?
NaCl मतलब क्या, नमक ही तो है, नमक को छूते तो करंट लगता है नहीं। सॉलिड स्टेट में NaCl दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब आप इसको मेल्ट करते हो तो ये फ्यूज स्टेट में आ जाते हैं, मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, और तब ये अगर आप इसमें एक एक्सटर्नल सर्किट लगाओ तो ये क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। तो हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किस स्टेट में, अपनी मोल्टन स्टेट में। दिख रहा है आपको आई थिंक, है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझको, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ ताकि एक उसमें आ जाए, मोल्टन स्टेट में। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, NaCl ले लो, KCl ले लो, सीजियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। कोवेलेंट में बताइए, अच्छा और प्रॉपर्टीज भी बची है अभी इसकी। गुड कंडक्टर्स होते हैं लेकिन किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें लगने वाली फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो डेफिनेटली इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई। सेम किस चीज़ के लिए है, कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए भी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल से। तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी एक प्रॉपर बॉन्ड तो है। तो इसलिए क्या होगा कि कोवेलेंट सॉलिड के भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे या गलत देंगे। क्या कह सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी के बारे में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पता है अब आप लोगों का गुड बढ़ गया होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे कंडक्ट गुड और कुछ लोग बोले होंगे बैड। नहीं बेटा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि, है ना, आप एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हो। अब इसी में दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो हैं हमारे आ जाते हैं, ग्रीन कलर से ही कर रहे थे। एक होता है आपका डायमंड। अब डायमंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कार्बन होते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक, है ना, एक तरीके से ये नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब कैसे समझाऊँ, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए, आपको स्ट्रक्चर पता होगा डायमंड का, है ना, हालांकि इसको हमको और डिटेल में पढ़ना है। डायमंड में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब एक कार्बन टेट्राहेड्रली कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4, और ये फिर 4 से जुड़ा होगा। तो हर कार्बन आपको कितने से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, 4 से। और ये ऐसा यहाँ रुकेगा नहीं, ये अपना क्या बना लेगा, एक तरीके से जायंट 3D नेटवर्क बना लेगा। यही तो, ऐसे तो डायमंड ही बनता है, ठीक है ना, ऐसा आप देखोगे तो ये तो डायमंड बनेगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। आपको समझ में आया बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो डायमंड में जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं, और आपको पता है डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सारे के सारे बॉन्ड लोकलाइज है, फिक्स हैं, है ना, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब डायमंड्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही एग्जाम्पल मैं अगर किसका ले लूँ, ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, और वो हेक्सागोनल मतलब एक तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और पाई बॉन्ड का उसमें कॉन्जुगेशन होता है। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो आपको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में अंतर है, बने दोनों ही कार्बन से हैं, भले ही दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम है, लेकिन, है ना, दोनों की कंडक्टिविटी में अलग है। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें डिपेंड करेगा कि गुड कंडक्टर होंगे कि बैड कंडक्टर होंगे। एक और एग्जाम्पल जो इसमें ध्यान देने योग्य है, ये दो एग्जाम्पल ऐसे थे डायमंड और ग्रेफाइट के जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, पर मैंने कहा था ये सेम भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट वाले के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड, इसे हम कोरंडम भी कहते हैं, कोरंडम। देखो बेटा, एक होता है कोरंडम, एक होता है कार्बोरेंडम, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो दोनों में अंतर है। कोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड को कहेंगे, कोरंडम एल्यूमिना Al2O3 को कहते हैं, कार्बोरेंडम बेसिकली वो अलग होता है। तो इस सिलिकॉन कार्बाइड में क्या है, आप देखो एटम्स क्या है, डिफरेंट है, एक कार्बन और एक सिलिकॉन है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं अलग से लिख लूँ, जगह की है ना, अब वो पूरा बिल्कुल मरने जैसी स्थिति पे आ गया है वो, है ना। अब ज़्यादा अगर यहाँ पे लिखा तो दम घुट जाएगा इसका, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड को अलग से इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो मैंने आपको कहा था
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, बोलिए कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, पोलर में भी दो बताए थे मैंने आपको, पोलर में भी मैंने आपको दो बताए थे। कौन कौन से? एक, बोलिए, जिसमें कौन सी फोर्स लगेगी? डाइपोल डाइपोल। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और एक क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नॉन पोलर के बीच में लगने वाली फोर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्या होती है? वॉन डर वॉल फोर्स। बोलो ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लो। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का केस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा आपका? डाइपोल डाइपोल के केस में कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लो। ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड अमोनिया, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बेसिकली हम ड्राई आइस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किसके हो जाएंगे? डाइपोल डाइपोल के। एच बॉन्डिंग का केस में क्या हो जाएगा आपका? आइस एग्जांपल आ जाएगा बेटा, आइस, सॉलिड H2O। और नॉन पोलर, नॉन पोलर भरे हुए हैं। कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे नॉन पोलर में? अब मुझे पता था तुम बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4। बेटा ये सारे के सारे लिक्विड और गैसेस हैं, हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो क्या किसी सॉलिड का एग्जांपल दे सकते हैं जो नॉन पोलर हो? बहुत सारे हैं। आयोडीन है, S8 है, P4 है, बहुत सारे। ये सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर है। तार एटम सिमिलर है तो कोई पोलैरिटी नहीं है इसमें। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये किसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका? नॉन पोलर सॉलिड्स में। नेक्स्ट है आपका कौन सा? मेटेलिक, है ना। उसके एग्जांपल हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए थे। तो इसके बीच में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है कि मेटल्स, आपको पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा, कोई एक मेटल का एटम तो होगा नहीं, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, सब अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक्सेस में हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक हम सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, Na+। ऐसे बहुत सारे सोडियम आयंस होंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा आपको कि चारों तरफ बेसिकली किसका एक क्लाउड है? इलेक्ट्रॉन्स का। और उसके बीच में कहीं कौन आके एम्बेड हो गया है? सोडियम आयंस। और इनके बीच में लगने वाली फोर्स जो होती है बेसिकली क्या होगी? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगी। इसी को हम कहते हैं बेसिकली क्या? मेटेलिक बॉन्डिंग। तो दिस इज नथिंग बट अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विथ सोडियम आयंस इन बिटवीन। तो ऐसा लगता है एक पूरा समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का, और बीच में थोड़े थोड़े कहाँ पे एम्बेड है, मतलब कौन छुपा हुआ है? सोडियम आयंस। एग्जाम्पल जितने मेटल सब सोच सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो ये सारे के सारे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। दिख रहा है? हाँ ठीक है। मैं एक्चुअली क्या ना, मैं आ जाता हूँ कभी कभी इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा और खिसकाने की कोशिश करता हूँ, बट आई थिंक ठीक है, विजिबिलिटी है। ओके, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट्स। क्या है वो टर्म्स? सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस पॉइंट्स की, है ना। डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स वो पोजीशंस होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिस पॉइंट्स आर पोजीशंस। कौन सी पोजीशंस होती हैं? इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। वो पोजीशंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं, वो कहलाती है लैटिस पॉइंट्स। अब आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस किस पोजीशन में पाए जाते हैं, वो कहलाएगी उसकी लैटिस पॉइंट्स कहलाएगी, है ना। आप देखिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए, है ना, वीडियो में तो मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा नहीं सकता। तो आप क्या करो, सबसे अच्छा तरीका है कि जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, उम्मीद है कि आप रूम में ही बैठ के पढ़ रहे होगे, है ना। सड़क पे बैठ के तो नहीं पढ़ रहे होगे, खेत में बैठ के तो नहीं पढ़ रहे होगे, है ना। क्या बीच मैदान होगा, चारों तरफ से खुला आसमान है, और आप, है ना, लैपटॉप लेके आनंद लेके अपने नोट्स बना रहे हो, है ना। तो बेटा रूम में ही बैठ के पढ़ रहे होगे। तो जिस रूम में आप बैठे हो उसको आप एक क्यूब मान लो, ठीक है। जिस रूम में आप बैठे हो उसको क्या मान लो? क्यूब मान लो। अब आप ये बताओ सबसे पहले कि इस क्यूब में आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस देख सकते हैं, इस रूम में
कॉर्नर्स एक पॉइंट हो सकता है हमारा। तो अब आप पहले ये बताओ एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो ये चीज़ें चलो ठीक है बाद में गिनेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना। कॉर्नर्स होते हैं, फिर एजेस होती हैं। एजेस मतलब दो कॉर्नर को जो बीच में ज्वाइन करती हैं वो क्या कहलाएंगी, एज। फिर क्या होता है, फेस। फेस मतलब जो दीवार है आपकी वो एक फेस है इस रूम का, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस पूरे रूम का जो सेंटर है जिसे हम बॉडी सेंटर कहते हैं, सेंटर पॉइंट, वो हो सकता है। तो ये सारी पोजीशंस बेसिकली क्या कहलाती हैं, लैटिस पॉइंट्स कहलाती हैं। तो जिस पोजीशंस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है डेफिनेशन क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि इन्हीं लैटिस पॉइंट्स का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट किसके, लैटिस पॉइंट्स के। इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को अगर मैं जमा जमा के एक रखूं, एक के ऊपर एक, ऐसे बिल्कुल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में, पैटर्न चाहे कैसा भी हो वो चलेगा, कि आप एक लाइन से ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में जमा रहे हो कि स्क्वायर, वो चलेगा, लेकिन एक फिक्स रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। और जब इसको एक्सटेंड करोगे 3D में तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस इज नथिंग बट द रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। ये परिभाषा है किसकी, क्रिस्टल लैटिस की। एक टर्म और यहाँ पे यूज होता है हमारा क्या, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल। क्या होता है ये भला, यूनिट सेल क्या होती है। तो यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ एंटायर क्रिस्टल लैटिस। मैं लिख लिख के भी आपको बता रहा हूं, मतलब समझ लो हिंदी में क्या होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी क्रिस्टल लैटिस है, जो कि आपकी एक 3D लैटिस अभी अभी आपकी बनी है ना, उसकी जो सबसे फंडामेंटल ब्लॉक होगा, सबसे फंडामेंटल यूनिट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। आप एक बात बताओ, जिस रूम में आप बैठे हो, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस रूम का फंडामेंटल इकाई क्या है, बेसिक इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये रूम दीवारों से बना है, नहीं, फंडामेंटल किससे बना है, ईंट से। यही ईंट को एक रेगुलर पैटर्न में आपने जमाया तो एक दीवार बनी, और इसी दीवार को 3D में जब जमाया तो आपको एक रूम बन के मिल गया। तो इसका मतलब इस रूम का फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, ईंट। तो बेसिकली इसके लिए हम यूनिट सेल क्या बोलेंगे, मतलब इस रूम की यूनिट सेल को क्या बोल सकते हैं, ईंट बोल सकते हैं, ब्रिक बोल सकते हैं। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गए हैं, देखे होंगे जैसे मेट्रोस में, अगर आप देखोगे मुंबई में तो वहाँ 40-40 मंजिली बिल्डिंग होती है। तो एक बात बताओ, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब हर बिल्डिंग में क्या अलग अलग फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर में मान लीजिए 10-10 फ्लैट्स हैं। तो बेसिकली ऐसे हर फ्लोर में 10-10 फ्लैट्स होंगे। तो मुझे अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट या यूनिट सेल क्या है, तो क्या बोलोगे, अब ब्रिक्स नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे, फ्लैट्स। क्यों, वो फ्लैट ही हैं जिसको जब हम एक रेगुलर 3D ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जमाएंगे तो पूरी एक बिल्डिंग बन के तैयार होगी। अब ये नहीं बोलोगे कि ईंट से बनी है, क्योंकि अब हम कंटेक्स्ट अलग है, अब हमारा कंटेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, जो हम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो अलग है। अब हम किसको देख रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या हो गया, बिल्डिंग हो गई। तो उस बिल्डिंग की जो छोटी सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, फ्लैट है। तो हम बोलेंगे फ्लैट है, क्योंकि जैसा एक फ्लैट होगा बाकी सारे फ्लैट भी वैसे ही होंगे, साइज, शेप, वॉल्यूम, डायमेंशन सब बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया चीज़। तो यूनिट सेल हो गया। अच्छा, अब यूनिट सेल को मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो यूनिट सेल्स आर डिफाइंड या डिटरमाइंस बाय द लैटिस पैरामीटर्स। क्या क्या होते हैं, तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं एक ईंट को उठा लूँ तो ईंट के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो 3D में, आप सोचना। तो जब आप इस रूम को एज अ क्यूब विजुअलाइज करोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ आपको अगर ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। देखिए, मैं मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कर लिएगा, है ना। मुझे थोड़ा सा हो सकता है जल्दी हो जाए, क्यों, मुझे बस कुछ चीज़ों को कॉपी और क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप
मैं चाहता हूँ कि आपका एक परफेक्ट क्यूब बने, मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। तो देखिए ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब को डिफाइन करने के लिए कुछ है ना लेटिस पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं अपनी एक्सिस डिफाइन कर लूँ तो मान लेता हूँ कि ये वाली एक्सिस, ये वाली मेरी जेड एक्सिस है, ये वाली मेरी एक्स एक्सिस है, और ये वाली मेरी क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये यूनिट सेल इस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, जैसे कहते हैं इंटरसेक्ट करना, तो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी को बेसिकली हम कहेंगे ए। आप ए बी से कुछ भी कह सकते हो, ए कह सकते हो। वैसे ही ये यूनिट सेल वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या कहलाएगा? बी। हालांकि आप देख सकते हो कि ये है ना एक क्यूबॉइड है जनरली, है ना, तो मेरे से थोड़ा सा गलती ये हो गई कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप सोचो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा तो उसमें ये लेंथ ए और बी क्या होगी? बराबर होगी। और उसी से ये जब जेड एक्सिस को कट करेगी जिस पॉइंट पे ये यूनिट सेल, तो यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की ये दूरी जो जाएगी वो क्या कहलाएगी? सी कहलाएगी। और अगर मेरा रूम या अगर आपका रूम एक परफेक्ट क्यूब है तो ये तो आप बच्चा बच्चा बता सकता है कि ए बराबर बी बराबर क्या होगा? सी होगा। दोनों तीनों की एज लेंथ क्या होगी? बराबर। और यहीं से हमने एक नया टर्म सीखा, इसको हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ बोलते हैं। बोलो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ कहते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की, ए बी और सी। अच्छा, केवल क्या ये मेजर करने से मेरी यूनिट सेल कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगी? नहीं, इसके अलावा मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसे हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। क्या होता है ये? इंटरफेशियल एंगल, दो फेसेस के बीच के एंगल को हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। आप कोई भी दो दीवार देख लो इस रूम की जहां आप बैठे हो, इस दो दीवार के जो एडजेसेंट दीवार है, इंटरफेशियल दो एडजेसेंट दीवार है, उनके बीच में एक एंगल बन रहा होगा। और अगर आप एक रूम में बैठे हो तो डेफिनेटली एंगल आपको 90 डिग्री का बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम कितने एंगल डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली तीन। कौन कौन से? एक वो एंगल जो एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, लेट से इसको हम क्या कह रहे हैं? अल्फा। एक वो एंगल होगा जो किसके बीच में बनेगा? एक्स और जेड के बीच में, मान लेते हैं हम इसे क्या कह रहे हैं? बीटा। और एक वो एंगल होगा जो किसके बीच में बनेगा? वाई और जेड के बीच में, मान लेते हैं इसे हम क्या कह रहे हैं? गामा। और अगर ये क्यूब है, अगर आप एक रूम में बैठे हो जिसको आप क्यूब मान रहे हो, तो ये भी पता होगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये पूरा बराबर किसके होगा? 90 डिग्री के। हालांकि किसी भी यूनिट सेल को अगर हम क्यूब की बात ना करें तो तीन एजिलेंस से मेजर करते हैं, ए बी एंड सी, और तीन इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। और यही एजिलेंथ और अल्फा बीटा गामा का कॉम्बो क्या बना के देता है आपको? क्रिस्टल, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिखे आपको? क्रिस्टल सिस्टम। क्या बना के देगा आपको? क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर साल आईआईटी जैम हो, गेट हो, नेट हो, चाहे एमपीपीएससी हो, ये सवाल आना ही आना है क्रिस्टल सिस्टम से। और ऐसे क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं हमारे पास? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम को जो डिस्टिंग्विश करती है, जो अलग करती है, वो क्या है? एबीसी और अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, चलिए अब फिर से एक बेटा टेबल बनेगी। ठीक है, लेकिन इस बार टेबल पोर्ट्रेट मोड में बनेगी। पोर्ट्रेट समझते हो? बिल्कुल सीधा वर्टिकल ऐसे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं भी एक फ्रेश पेज देता हूँ, आप भी एक फ्रेश पेज ही लीजिएगा। ठीक है ना, प्लीज़ पेज बचाने की कोशिश मत कीजिए, पेज बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना। अलग अलग हेडिंग होगी, लिख लीजिए मेरे साथ। चलिए पहले मैं काम करता हूँ, हेडिंग लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर ना, थोड़ी सी हेडिंग ज़्यादा है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। फिर एलपी लिख दूँ छोटे में, एलपी लोन पेयर नहीं है, लेटिस पैरामीटर, एबीसी हमको उसके टर्म्स में लिखना है। दूसरा एंगल्स कौन कौन सा है। दूसरा यूनिट सेल कौन सी होगी, अच्छा इसको अभी हमें डिस्कस करना है। तीसरी क्या होगी आपकी? यूनिट सेल हो गया। सिमिट्री
एक्सिस, कौन कौन सी सिमेट्री एक्सिस होगी, और लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसको हम अलग से निकाल के देख लेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आपकी वर्कबुक में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा डिटेल है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं, एक एक चीज़ लिख रहे हैं। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं स्टडी मटेरियल के, और जो जो वर्क बुक दी है उसके भरोसे मत बैठना कि हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल है। अगर ये अप्रोच लेके चलोगे तो बेटा दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगी। क्यों? आप मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। आपको लग रहा है कि आपके पास नोट्स हैं तो अब हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, और जिस दिन आपके मन में ये चीज़ घर कर गई कि मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की, वहीं से बेटा आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा बार बार यही कहता हूँ हर बच्चों से, हर सेशन में, ऑफलाइन बैचेस में तो खासकर ये कहता हूँ कि आप हैबिट बनाइए लिखने की। जितना ज़्यादा लिखोगे, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। हमारी एक स्टूडेंट थी बेसिकली, है ना, थी क्या, अभी भी है, जिंदा है, मरी नहीं है। अरे बेटा वो आदत हो गई है बोलते बोलते थी करके ना, क्योंकि पास्ट में हुआ था। तो उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी। और जनरली जब हम बोलते हैं, जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास, वो पूछते हैं कि सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें, किससे पढ़ें। तो मैंने कहा यार रेफरेंस बुक से ही पढ़ना था तो फिर कोचिंग क्यों कर रहे हो। ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर बुक से ही पढ़ना था तो कोचिंग क्यों कर रहे हो। आप खुद बुक्स पढ़ोगे, है ना, और फिर आप कोचिंग भी कर रहे हो, तो व्हाट इज द यूज। तो वो बुक पढ़ने का काम तो बेटा हमारा है ना। तो हम 10 बुक पढ़ते हैं, और उसके उस का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे बाहर बेटा सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं आएगा। आप चाहे एक दुनिया का कोई सा भी एग्जाम लेके आ जाओ और उसका क्वेश्चन उठा के ले आना, जो मैंने पढ़ाया ना इसके बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। वारंटी भी नहीं, वारंटी गारंटी मैंने तो बता ना, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, नहीं जाएगा बाहर। विश्वास तो करो, ट्रस्ट तो करो, पढ़ो तो सही। तो हमारी वो जो स्टूडेंट का मैं एग्जांपल दे रहा था, उसने पूछा था कि भाई जनरली बच्चे हमसे पूछते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम बोलते हैं बेटे पहले नोट्स तो पढ़ लो अच्छे से, और फिर भी अगर आपको एक किसी किसी को पढ़ने की हैबिट होती है तो मैं, है ना, बाकी कोई रेफरेंस बुक तो नहीं, पर हाँ मैं एनसीईआरटी ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि हर बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी एनसीईआरटी की, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उसे ये तक पता हो गया था कि अगर मैं उससे कुछ चीज़ पूछता तो उसको ये पता था कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे मिलेगा, वो उसको इतना हो गया था। तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि हाँ आप उस लायक हो, आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि हाँ यू कैन कॉम्पीट विद 30-40,000 स्टूडेंट्स जो नेट का एग्जाम अपेयर करेंगे। कैजुअली ऐसे मुंह उठा के हाथ लटका के चले गए हो देना तो एक अलग बात है। इसलिए गुजारिश है आपसे कि लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए। जितने बार लिखोगे, मैं खुद, मेरा एक बार बताओ मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की यार, मैं तो सीधा सीधा बता सकता हूँ। मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई रखी है, मेरे पास प्रिंटेड मटेरियल रखा हुआ है, मैं आके आपको बोल सकता हूँ कि भैया देखो ऐसा ऐसा होता है, समझा दूंगा 2 मिनट। यही जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड समझाया है 10-15 मिनट में, ये 2 मिनट में हो सकता था अगर मैं वो स्लाइड से पढ़ाता या नोट से पढ़ाता। बेटा अगर मैं मेहनत करूँगा, टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो आपको मेहनत करना ये आपका फर्ज है, धर्म है आपका। ठीक है, तो अगर मैं मेहनत करने से नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे बेटा। ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। पहला पहला क्रिस्टल सिस्टम, आप फिक्र मत करो, मैं पूरा याद करा दूंगा आपको, ये सारे के सारे, है ना। मेन चीज़ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनके लेटेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, मैं याद करा दूंगा। सबसे पहला वाला क्यूबिक। ठीक है, अब इसके लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके लेटेस्ट पैरामीटर्स होते हैं क्यूब के, तो आपको पता है ए बराबर बी बराबर सी होता है, एंगल्स अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होता है, गामा। अच्छा यूनिट सेल डिस्कस नहीं करिए तो ठीक है। एक चीज़ और बेटा, पहले जो आपने जगह छोड़ी होगी जो पहले वाले में, वहाँ पे हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना, वो हमारा थोड़ा छूट गया था। यूनिट सेल में आपको बता ही चुका हूँ क्या होती है। यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इकाई, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे मिलके पूरी लेटेस्ट बनी है। तो अब इसके आधार पे यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं, तो इसके टाइप्स पे यूनिट सेल को ब्रॉडली हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी, एक होती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, शॉर्ट में हम इसको पी बोलते हैं। एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम कुछ नहीं कहते क्योंकि अब इसके अंदर भी सब पार्ट्स आएंगे। तो एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट
ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। और नाम से समझ में आ रहा है, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपी, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट एट सेंटर। अच्छा, अब सेंटर कहाँ कहाँ, तो देखिए इसको भी हम फर्दर तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, कौन कौन सा सेंटर हो सकता है, तो एक हो सकता है बॉडी सेंटर, इसको हम BCC कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बताइए, एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब जो यूनिट सेल का बीच है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं किससे, जैसे प्रिमिटिव को P से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, I से। ठीक है, B से नहीं, I से। दूसरा क्या होगा आपका, फेस सेंटर, इसको डिनोट करते हैं F से। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नाम ही समझ में आ रहा है, फेस सेंटर। और एक होता है एंड सेंटर्ड, C। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है दे आर पार्टिकल्स आर प्रेजेंटेड द अपोजिट सेंटर ऑफ द एजेस। अपोजिट अपोजिट एज के सेंटर पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये रेयर यूनिट सेल होती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं देखने को मिलती, पर होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको हम एक नाम और दे देते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर को BCC और फेस सेंटर को FCC। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, इसका जो 1 लेटर कोड है वो P है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। BCC का क्या है, I, FCC का क्या है, F ही है, और एंड सेंटर ECC, एंड सेंटर, इसका क्या है, C। तो हमारे पास 4 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, प्रिमिटिव और एक सेंटर, और सेंटर में 3, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट सेल क्यूबिक। तो क्यूबिक वाली यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, तो ये होती है PIF। प्रिमिटिव होती है, बॉडी सेंटर होती है और फेस सेंटर होती है, 3 प्रकार की होती है। सिमिट्री एक्सेस कौन सी होती है, तो हालांकि अभी मैंने आपको ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ाई है, तो ये चीज़ चाहो तो यहाँ स्किप कर दो, चाहो तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लो, समझने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना, उसमें चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेस होती है वो कौन सी होती है आपकी, C3 एक्सेस होती है, सिमिट्री। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल बड़े पड़े बेटा, NaCl, सीजियम क्लोराइड, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, क्यूबिक है। तो क्यूबिक में ध्यान रखिएगा, अभी मैं याद भी करवा दूंगा, डोंट वरी। सेकंड जो है वो आता है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में देखिए क्या होता है, A इज इक्वल टू बी तो होता है, B इज नॉट इक्वल टू C, जबकि अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या होते हैं, बराबर, सेम वही रहता है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट सेल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी यूनिट सेल होती हैं, तो इसमें जो यूनिट सेल होती है वो होती है 2, P और I, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। सिमेट्री एक्सिस, तो देखो नाम से समझ में टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में कितनी होंगी, C4। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लिखना चाहो टेट्रागोनल का एग्जाम्पल तो लिख सकते हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसको हम रूटाइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये टेट्रागोनल का एग्जाम्पल है। तीसरी जो होगी वो होगी आपकी ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, जबकि ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यूनिट सेल ये एकमात्र ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों यूनिट सेल मिलती हैं, PIF और C। और इसमें जो एक्सेस होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी 3C2 एक्सेस होती है इसमें। एग्जाम्पल,
तो आप लोगों ने ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर का नाम सुना होगा, तो रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर चाहिए तो आप इसमें KNO3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो, ये ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है। हालांकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे नहीं आएंगे। फोर्थ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल में क्या होगा, देखिए हेक्सागोनल में A बराबर B, लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर होती है, लेकिन क्या बराबर नहीं होती, C इज नॉट इक्वल टू दिस। और व्हाट अबाउट दिस लेंथ, तो अल्फा और बीटा ये तो बराबर होते हैं और ये 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा है ये किसके बराबर नहीं होता, 90 डिग्री के। इनफैक्ट ये किसके बराबर होता है, ये होता है 120 डिग्री के। और इसमें कौन सी यूनिट सेल मिलती है, मतलब कौन सी यूनिट सेल मिलेगी, केवल प्रिमिटिव मिलेगी, एक ही मिलेगी प्रिमिटिव। एक्सेस की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है हेक्सागोनल, मतलब कौन सी एक्सेस, C6। एग्जाम्पल आप इसमें वुर्जाइट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जिंक सल्फाइड का होता है, वो एग्जाम्पल इसमें फिट बैठेगा बिल्कुल। पांचवा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में देखिए क्या होगा, A बराबर B बराबर C होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, लेकिन ये तीनों ही किसके बराबर नहीं होते, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। ठीक है, इसमें भी जो आपकी यूनिट सेल मिलेगी वो केवल P ही मिलेगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगी। सिमेट्री एक्सिस की बात करें तो इसमें कौन सी सिमेट्री एक्सिस होगी, इसमें केवल C3 एक्सिस ही होगी, वही एक्सिस जो क्यूबिक में थी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो, कैल्साइट और बेसिकली जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है, और HGS जिसे सिनाबार भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपके रोम्बोहेड्रल के उसमें आ जाएंगे। देन छठा जो है वो आपका क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अच्छा अब लास्ट की जो दो बची, 7 बताए थे ना क्रिस्टल सिस्टम, ये दोनों क्या होती हैं, हाईली अनसिमेट्रिकल होती हैं, इनमें कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं होती। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 7वीं क्या होती है आपकी, ट्राई क्लिनिक। और इसमें भी वही सीन, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। इनमें से सबसे जो लीस्ट सिमेट्रिकल है वो है ट्राइक्लिनिक, मतलब सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है। तो इसका क्या होगा, तो आप खुद ही बता सकते हो, ना तो A बराबर B होगा, ना तो B बराबर C होगा, ना ही अल्फा बराबर बीटा होगा, ना ही बीटा बराबर गामा होगा, और ना ही ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और इसमें कोई एक्सेस प्रेजेंट नहीं होगी, केवल C1 को छोड़ के। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कॉपर सल्फेट 5H2O लिख सकते हो, एग्जाम्पल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा बराबर गामा होता है एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, और ये बराबर किसके नहीं होता, 90 डिग्री के। मतलब अल्फा और गामा तो बराबर होते हैं, लेकिन ये बीटा के बराबर नहीं होते, और जो बीटा है वो किसके बराबर नहीं होता, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो थोड़ा सा, कि ये अल्फा और गामा ये तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। एक्सेस की बात करें तो केवल इसमें कौन सी एक्सेस होगी, C2 एक्सेस। और ये आपका गेट 2025 में पूछा गया सवाल था कि मोनोक्लिनिक में कौन सी एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक, ये भी आपका सल्फर के एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक। अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो पहले तो मैं छोटा कर देता हूँ और थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि दिख जाए। एक सेकेंड मेरे को देखने दो, दिख रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दें हल्का सा ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, अब देखिए बेटा मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। और आपको ये पूरा का पूरा, आपको बेसिकली याद क्या करना है, किस क्रिस्टल सिस्टम का लेटेस्ट पैरामीटर और एंगल्स क्या है। तो देखिए ये याद है, सबसे पहले क्यूबिक, इसको आप ऐसे कीजिए कि एक काम कीजिए कि आप मानिए कि आपने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी है नई, और आपकी कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है CTOHRMT। अब बोलोगे कि सर एक तो वैसे ही क्रिस्टल सिस्टम में याद नहीं हो रहा था, और आपने एक अपनी कंपनी का एक अजीबोगरीब नाम और हमारे मत्थे मर दिया CTOHRMT, तो अब हमें ये याद रखें, तो इससे अच्छा क्रिस्टल सिस्टम ही याद रख ले। नहीं बच्चों, जरा ठहरो। CTOHRMT इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टेलीकॉम ऑफिस ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र। ये तो याद रह जाएगा।
टेलीकॉम ऑफिस सुना होगा ना, सेंट्रल टेलीकॉम ऑफिस, CTO, सेंट्रल टेलीकॉम ऑफिस ऑफ, HR मतलब हरियाणा और महाराष्ट्र। प्लीज स्टेट का अदला बदली ना कर देना। सेंट्रल टेलीकॉम ऑफिस है किसका, पहले हरियाणा का फिर महाराष्ट्र का, उल्टा कर दिए गुड़ गोबर हो जाएगा। तो CTO HRMT, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, कंपनी बनाई है आपने अभी अभी, क्या नाम है आपकी कंपनी का, CTO HRMT, तो इसका एक फ़ोन नंबर भी होगा। अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर लिख लीजिए 324 11 21। बोलोगे सर ये क्या है, कंपनी का फ़ोन नंबर है 324 11 21, क्या है ये। तो देखिए इसमें जो यूनिट सेल है आपकी कितनी है, 3 PIF, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 4, तो 3 2 4 हो गया। फिर 2 है, एक एक है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, तो एक एक है। फिर कितनी है, अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसमें 2 होंगी, इसमें 2 होंगी, कौन सी, एक प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर PC, मोनो PC ऐसे रख सकते हो, सिंगल PC मोनो PC। इसमें कितनी होंगी आपकी 2, PB और CB, तो ये 2 हो गया। और लास्ट वाला तो मैंने बताया ही था आपका सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, तो केवल एक ही यूनिट से मिलेगी आपको P1। इन सबको ऐड करोगे 324 11 21 को, इन सबको 3 + 2 दिख नहीं रहा, 3 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1, इन सबको ऐड करोगे 3 + 2 4 11 21, तो देखो ये सब टोटल होके कितना आएगा, ये सब टोटल होके आएगा आपका 14, और इन्हीं को कहते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए, क्रिस्टल सिस्टम कितने हो गए 7। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से मिलके कितने ब्रेवियस लैटिसेस बने 14, ठीक है, ये कॉमन है, हर बुक में आपको मिलेगा। अब मैं इसी का थोड़ा सा आपको एक एडवांस पार्ट ले जा रहा हूँ, हालांकि पूछा तो नहीं है पर क्या भरोसा, पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। तो क्रिस्टल सिस्टम के जो लेटेस्ट पैरामीटर है ABC अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये हमारे होते हैं 7। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से मिलके कितने ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस कितने बनते हैं 14, और इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिसेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप वो पॉइंट ग्रुप नहीं है जो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो, इसे कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप। और ये कितना होता है बेटा 32, और यही 3 क्रिस्टल ब्रेवियस लैटिसेस और 32 पॉइंट ग्रुप, ये मिलके बनाते हैं क्या, स्पेस ग्रुप। जगह नहीं है, मैं ऊपर दिखा रहा हूं आपको, स्पेस ग्रुप, और ये कहलाते हैं क्रिस्टलोग्राफिक स्पेस ग्रुप। और ये कितने होते हैं बेटा 238। तो ये आप याद रखिएगा डेटा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये CTO HRMT क्या था, तो पहले तो आपको अपनी कंपनी का नाम याद हो गया, और यही ऑर्डर सेंट्रल टेलीकॉम ऑफिस ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र, CTO HRMT। फ़ोन नंबर याद हो गया 324 11 21। अब ABC ये लेटेस्ट पैरामीटर कैसे याद करें, तो बेटा ये बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो क्यूबिक का आपको पता ही होगा, A = B, B = C, सारे लेंथ बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सब 90 डिग्री के, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, जैसे ही आप टेट्रागोनल पे आओगे एक एक करके आप देखो इसे कम करते जाओ। क्यूबिक में क्या थी, तीनों बराबर थी, टेट्रागोनल में एक बराबर नहीं होगी, ऑर्थोरोम्बिक में दोनों बराबर नहीं होगी। तो सबसे पहले तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर दोनों बराबर नहीं, फिर उल्टा चलो। तो इसमें तीनों बराबर नहीं थी, दोनों बराबर नहीं थी, इसमें एक बराबर नहीं होगा, और इसमें देखो क्या है, तीनों बराबर। और लास्ट के तो 2 मैंने आपको बताया ही था, ये हाईली क्या होते हैं आपके, अनसिमेट्रिकल, इसमें तो कुछ भी बराबर नहीं होता। तो CTO HRMT में पहले तीनों बराबर, फिर एक एक करके कम करते जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे। तो आप देखोगे क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे, इन दोनों के लिए A = B = C होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, लेकिन अंदर क्या है, रोम्बोहेड्रल में गामा मतलब ये तीनों एंगल्स किसके बराबर नहीं होते, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ठीक है, याद रह जाएगा। अब एंगल्स वो तो याद होना ही चाहिए, क्यों, CTO तक तो सिर्फ एज लेंथ चेंज हो रही थी, एंगल्स आप देखिए क्या थे बराबर। हेक्सागोनल में आपको पता है जो हेक्सागन होता है उसका एक एंगल कितने का होता है, 120 का। रोम्बोहेड्रल में बस क्या है, सारे बराबर है लेकिन किसके बराबर नहीं है,
90 डिग्री के। और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक यही सबसे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल। याद केवल ये रखना है कि इसमें एक एंगल बीटा किसके बराबर नहीं होता, 90 डिग्री के। और ट्राइक्लिनिक तो याद ही होगा, ना तो ए बराबर बी, ना तो बी बराबर सी, ना तो अल्फा बराबर बीटा, ना तो बीटा बराबर गामा, ना तो गामा, और ये ना ही तीनों बराबर किसके, 90 डिग्री के। समझ में आया? ठीक है, तो याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे छपे छपाया क्वेश्चन, और इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, डेरिवेशन तो है नहीं, ठीक है, पूछे जाते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं बेटा, पॉज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िएगा। अब दो ये बेसिकली आपके डेमो लेक्चर्स हैं, आप इसको डेमो समझना चाहे, मेन ही लेक्चर्स हैं, उसी को हम एज ए डेमो फॉर्म में यूट्यूब में दे रहे हैं, बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बाकी अब हमारी जो रेगुलर क्लास 1-1 घंटे की होती है वैसे के वैसे चलेगी हमारी, और इसी चीज़ को अब हम आगे चल के क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिकली बिल्कुल डीप में कंसेप्ट समझते हुए, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए और अपने करियर को एक अच्छा शेप देना चाहते हैं, तो आप बिलीव कीजिए, तो आप हमसे जुड़िए, है ना। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों स्टार्ट हो गए, 15 तारीख से हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 15 जनवरी 2026 से आप एनरोल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए। तो अभी हमारा डिस्काउंटेड रेट पे प्राइसिंग अवेलेबल है, तो जो जल्दी फिर आपके रेगुलर प्राइसिंग पे हो जाएगी। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो कुछ डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल रेस्ट एश्योर करता हूँ, मैं ही आपका मेंटर हूँ, मैं ही आपका टीचर रहूँगा, है ना। बीच में ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा भैया, मेरी तो खुद की कोचिंग है भाई, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ बना रहूँगा। ठीक है, तो हमारा पूरा जैसे आपने ये देखा ना, ओवरऑल थ्रू आउट पूरी केमिस्ट्री में हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। मतलब बिल्कुल आप देखो, ये 11th-12th का ही पार्ट है आपका सॉलिड स्टेट। शायद ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने यहाँ पूरा कवर किया है। इसके बाहर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल ऐसा नहीं बनेगा जो आप कर ना पाओ, आपसे बने ना, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा हम आराम से चलते हैं ताकि आप, है ना, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ग्रैस्प कर सकें। और फिर धीरे धीरे जो आपका बेसिक पार्ट बी पार्ट सी का बेसिक से लेकर एडवांस है, इस तरीके से चलेगा। और केवल ये टॉपिक के लिए नहीं बेटा, ये हर टॉपिक के लिए होगा, है ना। हमारा वो काम नहीं है, हम पहले ही बताते हैं, हम बोलोगे कि सर क्यों पका रहे हो, है ना, ऐसा तो हर कोई बोलता है। नहीं बेटा, हर कोई नहीं बोलता है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि शुरू के टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाए और लास्ट में भागा भागा के निपटा दिए, ऐसा निपटाने वाला काम नहीं है यहाँ पे। जितना, हाँ, वो एक अलग बात है कि वेटेज के हिसाब से भी तो चीज़ होती है ना। अब आप सोचो जैसे क्वांटम है, क्वांटम और ग्रुप थ्योरी से 8-10 सवाल आते हैं, तो उसको तो इन डेप्थ पढ़ाना ज़रूरी है और ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी है। जबकि आप सोचो पॉलीमर है, 1 आध सवाल आता है, तो वेटेज के हिसाब से पढ़ाते हैं। पर ये नहीं कि पॉलीमर आपको बस 1 घंटे में निपटा देंगे, बोलेंगे हो गया पॉलीमर, ऐसा नहीं है। पॉलीमर से रिलेटेड जितना आपके सिलेबस में है, जितना कोर्स में और जितना पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारे टॉपिक कवर करूँ। अब जिसका वेटेज कम है ऑब्वियसली उसका कंटेंट भी कम ही होगा थोड़ा, पर भगा भगा के नहीं, आप अच्छे से समझोगे। 1 वीक के बाद से आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक के बाद दूसरा वीक और उसके बाद से आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आपका काम ये अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना हो आपका। नहीं तो क्या है, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा चीज़ें पाइल अप होंगी, फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि अभी जो चल रहा है उसे पढ़ें कि जो हम पुराना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें। तो बैकलॉग मत होने दीजिए, अभी अच्छा टाइम है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।